Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are with the video of class 12th SP chapter number 2 जहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पार्ट 2। आगे का पार्ट ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेन अर्निंग, क्योंकि ये बहुत ही रिवीजन वीडियो है जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। एक्चुअली रिटेन अर्निंग कुछ नहीं होता है, हम इसको प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास बिजनेस में जो भी प्रॉफिट बचता है उसको हम एक तरीके से उसको साइड करके रखते हैं। तो बिजनेस से बचे हुए प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, जो कि हमें कभी भी बिजनेस में जब पैसों की ज़रूरत होती है तब इसे यूज़ किया जा सकता है। नाउ सम फीचर्स और सम डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग इज गिवन इन द बुक, जहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया है टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। जो रिटेन अर्निंग रहेगी वो टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी से ही निकाली जाएगी, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो ही रिटेन अर्निंग कर पाएगी। When we are talking about the taxation policy of the government is also important determinant of corporate saving. If the tax levied are high, अगर हमारी सरकार हमारे ऊपर काफ़ी हाई टैक्सेस इनपुट करती है तो इसका मतलब हम सेविंग बहुत कम कर पाएंगे, इसलिए ये भी हमारी रिटेन अर्निंग पर इफेक्ट डालती है। डिविडेंड पॉलिसी भी हमारी रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि अगर हमने डिविडेंड बहुत हाई परसेंट पे रखा है तो इसका मतलब है कंपनी अगर डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रही है तो उनको प्रॉफिट बहुत कम बचने वाला है, इसलिए डिविडेंड भी इस पे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी रिटेन अर्निंग पर इफेक्ट डालते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती है बार बार तो हो सकता है कंपनीज के पास उतना प्रॉफिट न बचे। तो ये था एक टॉपिक जो रिटेन अर्निंग को कवर कर रहा था। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ योर सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल। कि जब कंपनी को बोरोड कैपिटल मतलब जब पैसा उनके पास नहीं होता है तो वो कंपनी बाहर की किसी भी बैंक से या किसी और कंपनी से लोन ले लेती है। सो इट कैन बी लाइक अ डिबेंचर ऑल्सो एंड इट कैन बी अ लोन ऑल्सो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के हिसाब से। महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस में पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप कई जगह पे ये सिलेबस कवर किया गया है, इसलिए आप उसको ये समझ कर लिख सकते हैं। So when we are talking about debentures are one of the principal source of rising borrowed capital, जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि जब हम बात कर रहे हैं डिबेंचर की, तो डिबेंचर का जो लैटिन वर्ड है वो डेब्रे, दैट इज़ उसका मतलब है ओ करना। ओ करने का मतलब होता है किसी से पैसे उधार लेना। अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखते हैं तो डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड रहता है, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो एविडेंस है डेप्ट के, मतलब हमने उधारी लिया है, हमने किसी से लोन लिया है और वो कितने समय के लिए लिया है। मे बी इट कैन बी फॉर 7 ईयर्स, इट कैन बी फॉर 10 ईयर्स और इट कैन बी फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो उतने समय के लिए हमने डिबेंचर अगर होल्ड करके रखे हैं तो उतने समय के बाद ही हम उनको पैसे रिटर्न कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हर साल देते रहेंगे। नाउ सी द फीचर्स ऑफ डिबेंचर। इट इज़ अ प्रॉमिस दैट मेड बाय द कंपनी कि जब भी जो भी पैसा वो होल्ड कर रहे हैं उसके लिए वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। सेकेंड थिंग, डिबेंचर हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ मोस्टली हैविंग 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स में उनकी फेस वैल्यू रहती है। टाइम ऑफ रीपेमेंट की बात आती है तो ये डिबेंचर्स जो रहते हैं मैच्योरिटी टाइम पे ही पेड किए जाते हैं। इसका मतलब मैंने आपको जैसे पहले ही भी बताया था, 7 ईयर, 10 ईयर, 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स इट कैन बी। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इनको ही दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस शेयर से पहले ही डिबेंचर्स होल्डर को पे किया जाता है। और एश्योरेंस ऑफ पेमेंट है, भले ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन सबसे पहले पेमेंट अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर वालों को ही मिलती है। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, अगेन दे आर हैविंग द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भले ही वो कितने साल के लिए भी डिबेंचर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक फिक्स्ड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उतना उनको पेमेंट करना ही पड़ता है। अगर हम पार्टीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपनी रहती है जो कि कंपनी बोरो कर रही है पैसे, उसके अलावा एक ट्रस्टी रहता है। अगर हमारे पास मोर देन, इफ़ कंपनी हैज़ अ मोर देन 500 पीपल्स देन दे हैव टू अपॉइंट वन ट्रस्टी। अब ये सारे वीडियोस को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर इस वीडियोस की डिटेल में, मैं एक एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ऐसा शॉर्ट रिवीजन करवा रही हूँ, इसलिए आपको कुछ चीज़ें बहुत स्पीड में बताई जा रही हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके SP पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। तो अब बात चल रही है ट्रस्टी की। अगर हमारे पास 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर हैं तो हमें एक ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, और ट्रस्टी सारे लोगों को देखता है कि बराबर उसको सबको इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है।
जिन पर्सन के पास डिबेंचर्स हैं उनको हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी टू इशू कौन है ऐसा पर्सन जो डिबेंचर इशू कर सकता है? तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर रहता है जो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो वो एक प्रकार से कंपनी के क्रेडिटर रहते हैं जिनको हमें कभी ना कभी पैसा पे करना है, वो भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो वो सिक्योरिटी वाले डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। मतलब अगर वो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो किसी भी एसेट को चार्ज के लिए लगा सकते हैं। जैसे हमें पैसा, हम कोई सामान लेते हैं या कोई पैसे लेते हैं तो गिरवी रखना पड़ता है कुछ ना कुछ। सेम एज द सेम उसी तरीके से अगर कंपनी पैसा लेती है तो कंपनी को भी कुछ ना कुछ एसेट चार्ज पे रखने पड़ते हैं। इसका मतलब वो एसेट गिरवी रखने पड़ते हैं, तो वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इशूअर, तो ये कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। इट कैन बी प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी और पब्लिक कंपनी। लिस्टिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हर डिबेंचर्स कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए हुए रहते हैं। डिबेंचर कैन बी ईजिली ट्रांसफ़र, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करना रहता है और डिबेंचर्स को हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देख रहे हैं तो कितने प्रकार के डिबेंचर्स दिख रहे हैं आपको? टोटल देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट इज सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंपनी पैसा ले रही है तो कोई ना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है। तो ऐसे डिबेंचर जिसमें एसेट हमको मॉर्गेज रखना पड़ रहा है अपनी कंपनी का, दैट आर नोन एज सिक्योर डिबेंचर। लेकिन जहाँ पर एसेट मॉर्गेज नहीं करना पड़ता उसे हम बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं जिस डिबेंचर के ऊपर उन पर्सन का, मतलब डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हो, उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। लेकिन जिस डिबेंचर के ऊपर डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा है, वो ब्लैंक है, उसे हम कहेंगे बियरर डिबेंचर। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, देयर आर रिडीमेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जिसको एक समय के बाद रिडीम करना है, मतलब वापस करना है, उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। और जिसको हमको आखिरी समय तक वापस नहीं करना है, मतलब वाइंडिंग हम तक हम रख सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो डिबेंचर कुछ समय के बाद डिबेंचर से इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। लेकिन जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में या किसी भी प्रकार के शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो मैंने एक शॉर्ट में आपको रिवाइज करा लिया। सेम थिंग, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू गो इन माई प्ले लिस्ट एंड क्लिक ऑन SP, तो आपको सारे वीडियोज़ इसके मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब जैसे कि हमारे पास डिबेंचर था, उसमें भी हम लोगों से पैसे ले पा रहे थे, सेम वे डिपॉजिट भी वैसा होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये डिपॉजिट वो डिपॉजिट नहीं है जो बैंक में हम पैसे रखते हैं और उसको डिपॉजिट कहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी को कुछ समय के लिए, मे बी 6 महीने के लिए या 36 मीन्स, यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट इज़ फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर 3 साल तक के पीरियड के लिए हम यहाँ से डिपॉजिट ले रहे हैं, मतलब लोगों से पैसा ले रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। उसके बाद अगर हम मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग के हिसाब से डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय द वे ऑफ लोन और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपनी बट नॉट इंक्लूड सच एज कैटेगरीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक में यहाँ पे लिखा नहीं है कि किस तरह की कैटेगरीज, मतलब रिजर्व बैंक की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। किसी भी बैंक से हम डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, पहली बात तो हमें ये क्लियर रखना है। लेकिन हम डिपॉजिट मतलब पैसा ले रहे हैं पब्लिक से, और वो पैसा किसके काम आ रहा है? वो पैसा कंपनी के काम आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं डिपॉजिट में। एनी मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पैसा डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द लोन फ्रॉम एनी बैंक, किसी बैंक से लिया हुआ पैसा डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। या कोई पैसा हमने अदर कंपनी से लिया है, वो भी डिपॉजिट के रूप में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इश्यूइंग ऑफ कमर्शियल पेपर द्वारा लिया हुआ पैसा भी डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय द इशू ऑफ बॉन्ड, अगर बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं और उससे हमको पैसा मिल रहा है, वो भी डिपॉजिट में नहीं आएगा। कोई भी अमाउंट जो ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो शेयर्स के थ्रू आ गया वो भी, या डिबेंचर्स के थ्रू आ गया वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड भी एक प्रकार से डेप्ट ही है, सिक्योरिटी डेप्ट है, जो कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम एक समय के बाद
एक प्रकार से ये लोन रहता है जो एक समय के बाद लोगों को वापस करना पड़ता है और उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऑल बॉन्ड हैव मेच्योरिटी डेट, और जिस दिन मेच्योरिटी डेट आएगा उस दिन हमको उनके कैश मनी रिटर्न करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। तो एक प्रकार से इंटरेस्ट, इट इज़ अ इंटरेस्ट बियरिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म कि हम आपको एक समय के बाद वो पैसा रिटर्न कर देंगे। अब इसका अगर हम फीचर्स देखते हैं तो बॉन्ड जो रहता है इट कैन बी फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 25 साल और 50 साल। इट कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। जिस पर्सन ने होल्ड किया हुआ है वो पर्सन की पोजीशन क्रेडिटर रहती है, उस पर्सन को हम बॉन्ड होल्डर बोलते हैं, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहता। रिटर्न और बॉन्ड जो रहता है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और ये रेगुलर इंटरवल के बाद उसको पे किया जाता है और मेच्योरिटी टाइम पे कर दिया जाता है। बॉन्ड हैव स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट के साथ पेड किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ और हैं, दैट इज़ योर ADR एंड GDR। ADR जो रहता है वो और कुछ भी नहीं है, इसका फुल फॉर्म हम पहले बता देते हैं आपको। ADR इज़ द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब ये रिसिप्ट जो रहेगी वो अमेरिका में ही ज़्यादातर काम आएगी और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो रहती है वो पूरे वर्ल्ड में काम आती है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो हमारे हर शेयर्स दो जगह लिस्टेड रहते हैं, आइदर इट इज़ विल बी लिस्टेड इन द BSE और इट विल बी लिस्टेड इन द NSE, दोनों जगह लिस्टेड रहेगा। अब यहाँ पर लिस्ट होने के बाद अगर कोई पर्सन इंडिया में शेयर परचेज नहीं करना चाहता और वो किसी बाहर की कंट्री में शेयर्स परचेज करना चाहता है, तो वो अगर अमेरिका में परचेज करना चाहता है तो अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट के थ्रू उस कंट्री के शेयर्स परचेज कर सकता है। लेकिन अगर वो पूरे वर्ल्ड के शेयर्स परचेज करना चाहता है तो वो GDR के थ्रू परचेज करेगा। अब यहाँ पे कुछ बताए हुए कुछ पॉइंट्स जो ADR और GDR से रिलेटेड हैं। इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे बताया गया है कि इंडियन कंपनी इशू शेयर इन इंटरमीडिएटरी कॉल्ड डिपॉजिटरी बैंक। यहाँ की इंडियन बैंक्स जो रहेगी वो अदर कंट्री की बैंक के साथ कनेक्टेड रहेगी, जिसका नाम रहेगा डिपॉजिटरी बैंक ऑफ जहाँ पे है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप, इस टाइप की बैंक्स जो रहती हैं, जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक्स रहती हैं, ये उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। जब भी कोई पर्सन फॉरेन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ADR और GDR के जो फिक्स्ड शेयर रिप्रेजेंटेड है हमारी कंट्री से, उनको दिखाकर वहाँ से शेयर्स परचेज कर सकता है। सिर्फ फ़र्क दोनों में ये है कि अगर हम ADR की बात कर रहे हैं तो इट विल बी वर्किंग इन द USA, और अगर हम अदर देन USA या USA को इंक्लूड करते हुए पूरे वर्ल्ड में अगर यूज़ करना चाहते हैं, वी हैव टू परचेज GDR। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द कमर्शियल बैंक, जहाँ से हमें लोन ईजिली मिल सकता है। कमर्शियल बैंक हमें दोनों प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ योर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। अब ये जब कमर्शियल बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है तो इससे हमारे लिए कंपनीज़ के लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि वो ईजिली कंपनी उस पैसों को लेकर अपने बिजनेस में लगा सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है। तो इनका मेन काम क्या रहता है, ग्रांटिंग द लोन टू द कंपनीज। शेयर्स बेचना खरीदना भी आपके बैंकों का ही काम रहता है। कई बार बैंक्स जो रहते हैं वो अंडर राइटिंग का काम करते हैं, दैट इज़ ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर कंपनी शेयर नहीं बेच पाई तो बैंक उसे बेच के देगी, उसके लिए कुछ ना कुछ वो लोग कमीशन भी चार्ज करते हैं। यहाँ पे मेन काम बताया गया है, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। बैंक इज़ प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द करंट अकाउंट होल्डर, जहाँ पर अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी है तो एक क्रेडिट लिमिट आपकी तय रहती है, आप उतना तक बैंक से निकलवा के उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। अगेन फॉर दैट पीरियड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। CC, दैट इज़ नोन एज कैश क्रेडिट, अगेन इट इज़ गिवन टू द बिजनेस होल्डर ओनली, जहाँ पे लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है वो अपना पैसा बैंक से लेकर कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगेन दे हैव टू रिटर्न बैक ऑन द इंटरेस्ट। कैश लोन, अगेन डायरेक्टली अगर कंपनी को कैश लोन की ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली वो बोरोवर्स मीन्स जो अकाउंट है वहाँ से वो बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इट कैन बी शॉर्ट पीरियड, इट कैन बी फॉर लॉन्ग पीरियड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, अगर आप अकाउंट पढ़ रहे हैं साथ में तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पता है क्या है। यहाँ पर एक ड्रॉवर रहता है, वो बिल सैंक्शन करता है और ड्रॉई को देता है। मेच्योरिटी डेट पे वो जब पैसे लेने आते हैं तो वो उनको पैसे रिटर्न करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम रहती है, अगर बाई चांस सामने ड्रॉई ने बोला नहीं मुझे पैसे पहले ही चाहिए, सो दे कैन गो टू द बैंक एंड दे कैन डू देयर एक्सचेंज, मीन्स इट इज़ नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कुछ पैसे बैंक काट कर उस पर्सन को सामने सामने से दे देती है और बाद में ड्रॉवर से ले लेती है। सो दिस इज़ नोन एज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी कंट्री काम कर रही होती है। यहाँ पे कुछ है डेवलपमेंट बैंक, जिसमें से हम देख सकते हैं IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI,
SBI, ये इस टाइप के कुछ बैंक्स हैं जो कि डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट में काम आते हैं। उसके अलावा हमारे पास है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें है RCTC, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं। कंट्री में जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं मोस्टली दीज आर डन बाय दीज बैंक ओनली, दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI, GCI, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू चलता है आपका इन्वेस्टमेंट। और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास है SFC एंड SIDC इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट लेवल पे पैसे प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। So here are the some names of the financial institution with their full form. One more important topic is that is your credit, trade credit. जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तो टोटली कैश के थ्रू हो नहीं सकता, तो जो पैसा एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से ट्रेड तो करता है लेकिन उसमें कैश पेमेंट नहीं करता है, वो क्रेडिट लेता है। क्योंकि अगर क्रेडिट नहीं है तो हम पूरा बिजनेस कैश में नहीं फ्लो कर सकते, हमें कुछ तो टाइम लगता है कभी भी मनी को फ्लो करने में। तो जब भी बिजनेसमैन, समझिए A बिजनेसमैन है और B भी बिजनेसमैन है, तो A ने परचेज किया B से, लेकिन उसको पेमेंट जो देनी थी, पैसा जो देना था, उसने 3 मंथ के बाद दिया। सो दिस इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड करते समय जो क्रेडिट दिया जाए उसे हम कहेंगे ट्रेड क्रेडिट। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन आई कैन से। Okay, there is a difference between the share and debentures. So what is the difference between share? When we are talking about the share, it is a part of a share capital, whereas debenture is termed as a loan taken by the company. जहाँ शेयर्स को होल्ड करने वाले पर्सन ओनर कहलाते हैं, वहीं पे डिबेंचर होल्ड करने वाले पर्सनस को हम इट कैन बी नोन एज बोरोड कैपिटल। सो शेयर इज़ द ओन्ड कैपिटल, डिबेंचर इज़ द बोरोड कैपिटल जो बाहर से लिया गया है। शेयर जो है वो परमानेंट कैपिटल का है, परमानेंट नेचर का है। डिबेंचर टेम्पररी नेचर का है। शेयर होल्डर बीइंग ओन्ड ओनर्स इक्विटी नॉर्मल वोटिंग राइट, शेयर्स होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट रहते हैं, डिबेंचर्स होल्डर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं रहते। जब हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं। इक्विटी वालों को फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलेगा और प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट से। वहीं पर अगर रेट ऑफ रिटर्न डिबेंचर्स की बात करते हैं, वी हैव टू पे इंटरेस्ट देम। यहाँ पे डिविडेंड पे करना पड़ता है, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रेट पे रहता है। शेयर्स इज़ अनसिक्योर्ड, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे डिबेंचर्स में हमें सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। शेयर्स आर इशूड एट द इनिशियल स्टेज, यहाँ पे शेयर्स अधिकतर इनिशियल स्टेज पे इशू किए जाते हैं। वहीं पे डिबेंचर्स जो हैं वो जब भी पैसों की ज़रूरत रहती है तब हम इशू करते हैं। शेयर्स आर सूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म, और डिबेंचर वहीं पे मीडियम या शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। और कभी कभी डिबेंचर्स ज़्यादा पीरियड के लिए भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहेंगे। डिबेंचर्स के 2 टाइप बताए गए, शेयर्स के 2 टाइप्स बताए गए हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, वेयर एज वी हैव डिबेंचर्स एज ए टाइप, रजिस्टर्ड, बियरर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। वहीं पर जब लिक्विडेशन की बात करते हैं तो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स रैंक लास्ट, इनको सबसे आखिर में पैसा मिलता है। डिबेंचर होल्डर वालों को एज दे आर द क्रेडिटर, उनको पहले पैसा मिलेगा। जब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ, आपको अगर लगता है कि इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, प्लीज़ गो एंड विजिट टू माई प्लेलिस्ट, दैट इज़ योर SP इज रिटन देयर, क्लिक ऑन दैट, यू कैन गेट ऑल द वीडियोस इन डिटेल। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन चल रहा है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और वो यहाँ पे फुल शॉर्ट रिकैप ले रहे हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो। इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होते हैं जो कि प्रेफरेंस नहीं होते, मतलब जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर। वहीं पे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर वो होते हैं जहाँ पे डिविडेंड उनको पहले पेमेंट मिलता है, कैपिटल भी पेमेंट पहले मिलता है, सो दे हैव द प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर वालों का जो डिविडेंड रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से रहेगा, वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का जो डिविडेंड रहेगा वो फिक्स रेट से रहेगा। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को नॉर्मल वोटिंग राइट्स रहेंगे, वहीं प्रेफरेंस शेयर वालों को डज नॉट हैव द नॉर्मल वोटिंग राइट, सिर्फ वो अपने मैटर में ही, जो उनका रिलेटेड मैटर है उसमें ही वो वोटिंग राइट्स कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट रिटर्न द ड्यूरिंग हिज लाइफ, पूरे लाइफ टाइम में उनको कैपिटल कभी भी वापस पहले नहीं मिलता है। हाँ, अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर वाले हैं और वो रिडीमेबल वाले हैं, दे कैन टेक देयर, दे कैन बी पेड इन बिटवीन ओनली, लाइफ टाइम ख़त्म होने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए रिस्क वाला काम बहुत ज़्यादा रहता है, हालांकि प्रेफरेंस शेयर सेफ कैपिटल है। द इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू टेक रिस्क, दे आर टेकिंग द और परचेजिंग द इक्विटी शेयर। जो नहीं रिस्क लेना चाहते वो प्रेफरेंस शेयर परचेज करते हैं।
इक्विटी शेयर की वैल्यू अधिकतर 1 से 10 रुपये के बीच में रहती है। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा रहती है। इक्विटी शेयर होल्डर इज़ एंटाइटल टू गेट द बोनस और राइट इशू, दोनों मिलता है इनको। प्रेफरेंस शेयर वालों को वो चीज़ नहीं मिलती। मार्केट में वैल्यू जो रहेगी वो कंपनी के स्टेटस के हिसाब से, उनकी गुडविल के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। प्रेफरेंस शेयर वाले अधिकतर फ्लक्चुएट नहीं करते, उनकी मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है वो लगभग फिक्स्ड ही रहती है। इक्विटी शेयर में रिस्क ज़्यादा रहता है, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। इक्विटी शेयर के 2 टाइप्स बताए गए हैं, दैट इज़ योर फॉर नॉर्मल वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट। यहाँ पे 8 टाइप हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये हैं इक्विटी प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। हम बात कर रहे हैं ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल की। जब अगर कोई भी पर्सन अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है तो उसे हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल। वहीं पे बोरोड कैपिटल वो होता है जो कि पैसा हमने अपना नहीं लगाया बल्कि किसी और से पैसा लिया हुआ है। दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर ओन्ड कैपिटल के 2 टाइप हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वहीं पे बोरोड कैपिटल के कुछ और भी टाइप्स हैं, दैट इज डिबेंचर, लोन, फिक्स डिपॉजिट और बैंक से लिया हुआ पैसा। ओन्ड कैपिटल जो रहेगा उस पर डिविडेंड मिलता है और बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। अब डिविडेंड जो मिलेगा इट कैन बी फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड रेट, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो रहेगा बोरोड कैपिटल पे वो फिक्स्ड ही रहेगा। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो ओन्ड कैपिटल वाले हैं वो कंपनी के ओनर हैं। वहीं पर अगर हम बोरोड कैपिटल की बात करते हैं, दे आर द क्रेडिटर। इक्विटी शेयर एंजॉय अगेन सेम थिंग, एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट। यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं रहता। शेयर होल्डर के पास प्रायोरिटी रहती है कि शेयर होल्डर्स के पास प्रायोरिटी नहीं रहती है क्रेडिटर्स के लिए। मतलब मैंने लाइन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। शेयर होल्डर्स डज नॉट एंजॉय द प्रायोरिटी ओवर क्रेडिटर्स, मतलब इनको बाद में पेमेंट मिलती है। जब भी रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल होता है शेयर होल्डर को बाद में मिलता है। वहीं पे क्रेडिटर्स वाले मीन्स जो बोरोड कैपिटल वाले उनको प्रायोरिटी पहले मिलती है। शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट। शेयर होल्डर को कोई भी चार्ज एसेट पे नहीं रखना पड़ता। वहीं पे डिबेंचर होल्डर्स को हमें कहीं ना कहीं एसेट्स पे चार्ज रखना पड़ता है। ये था हमारा शॉर्ट वीडियो जहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है, पूरे लेसन को, पूरे एसपी को लेसन को कवर करने की कोशिश की है। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से शेयर कीजिए और जितना हो सके बच्चों को शेयर करेंगे तो ये लास्ट मोमेंट पे वो भी रिवाइज कर पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।